हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का जो है आपका जो पेपर है 2018 का जो हुआ था, यानी प्राइमरी लेवल का। तो उसका ये फर्स्ट पेपर है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो होता है। तो उसकी हम इसको जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे, यानी कि व्याख्या सहित पूरा हल पेपर जो है आपको देंगे हम। तो दोस्तों जो है कि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं या अच्छे से सॉल्व करके उनको तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए इसी क्रम में जो है हम आपके लिए जो है यूपी टेट का 2017 का जो पेपर था वो हमने सॉल्व करवा दिया है, व्याख्या सहित हल उसको हमने बताया है आपको। और इसमें जो हम बात करेंगे 2018 का है, यूपी टेट 2018 का। तो ये क्लास फर्स्ट से 5th तक के लिए है, प्राथमिक स्तर है। तो आइए इसको हम देखते हैं, बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीडीपी कवर करेंगे, यानी कि सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसका जो है आपको इसको पूरा व्याख्यात्मक हल मिलेगा। तो सीडीपी है, भाग 1 है। तो भाग 1 है सीडीपी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है क्या है। कि ऑप्शंस दिए हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक संकार्य है, और या फिर डी नंबर है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। तो सीखना जो है क्या, एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो सीखना है वो क्या है, संकार्य है। तो आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, और कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना। और निस्संदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन हो गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया है वो है ए, यानी कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो आइए इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, क्रमिक रूप से होती है। अगर आप सही क्रम से नहीं सीख रहे हैं कोई चीज़ तो क्या होगी, वो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्रमिक प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है इसमें, बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है। अतः इनके मध्य क्या होता है, साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए पहले आपको अक्षर, फिर शब्द और अंत में वाक्यों को सीखना होता है। इस प्रकार हम किसी भी भाषा को या नई भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं या हैं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट दोनों, या केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो कौन होते हैं, तो यानी कि सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेन दिया है कि समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं, और समावेशी विद्यालय ऐसे संस्थान कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहाँ क्या होता है कि विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो ये 3 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेन था, तो जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अगला प्रश्न है 4 नंबर की, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। अधोलिखित में यानी निम्नलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दोष, तो ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। तो यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया है
कि गणना दोष जो है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है और गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया यानी कि डिसकैलकुलिया कहा जाता है। और इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न है क्या है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो क्षमता का निर्माण का अभाव या अभिभावकों की भागीदारी का न होना या अलगाव या संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो संवेदनशीलता आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता आवश्यक है, जिसमें क्या है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। और यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों के से अलग न समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी। तो निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो वो है संवेदी, जो है क्या है? संवेग का तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। कौन? पहला होता है शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। और शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्तप्राय हो जाती है। और दूसरी ओर क्या होता है कि दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर क्या होता है? संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। कौन सा क्रम हो जाएगा? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा? जिसमें वह क्या? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ये किसने दिया है? तो ये जो बेंजामिन एस ब्लूम है, इन्होंने क्या दिया है कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। और ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं। अब जो हमने ये डी ऑप्शन की बात की थी, तो वही यहाँ पर 6 भागों में विभाजित किया 1956 में। कौन से? पहला है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा नंबर है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और 6 नंबर पे है, छठा है मूल्यांकन। तो ये क्या है? एक सही क्रम है इसका। तो ये अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। कौन नहीं है? तो स्वेच्छाचारी जो है एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्यों? कि स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन से फ़ायदा ये होता है कि आपको उस प्रश्न के बारे में अच्छे से क्या होता है? समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाता है, इसलिए आपको दोबारा गलतियाँ आपकी नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने दिया था प्रत्याशा का सिद्धांत। किसने? विक्टर ब्रूम ने। कब? 1964 में। और यह सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का संचालन स्वयं करता है और सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं? तो वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, यानी कि सूचना प्रक्रियाकरण, ये अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान जो है सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 10 नंबर का, कि ब्रूस आर जोयस तथा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग, देखो दोस्तों ये जो दिया है ब्रूस आर जोयस तथा मार्शवेल, इनकी पुस्तक भी है, क्या है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? कि अंतः प्रक्रिया स्रोत 1 हो गया, सूचना प्रक्रियाकरण 2 हो गया, और व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान 3 है, और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान ये 4 हैं। तो ये 4 भागों में बांटा है, और इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, किसको? सूचना प्रक्रियाकरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया, जिसमें पहला है निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, दूसरा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, तीसरा है आगमन प्रतिमान, और चौथा है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान आदि। तो इस प्रकार जो है इसको कई भागों में बांटा गया है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। 11 नंबर प्रश्न है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कि कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, या रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो वो है ए नंबर, यानी कि कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि जो कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में? कि कोई भी जटिल कार्य है उसको आसानी से और पूरी दक्षता कुशलता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। और कौशल क्या होता है? कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है, और यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है। अर्थात क्या होता है कि अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि लक्ष्य या उद्देश्य है। तो इसका ये 200 एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है क्वेश्चन है कि 12 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं होगा? कि सरल से कठिन की ओर, या अनिश्चित से निश्चित की ओर, या दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है निगमन से आगमन की ओर, ये जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। कि डी दिया है कि हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? कि सरल से कठिन की ओर, ये भी शिक्षण का उद्देश्य है या शिक्षण का सूत्र है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसके बाद दिया है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्तियुक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। ये सभी क्या हैं? कि शिक्षण सूत्र हैं। ये आप लोग अच्छे से कितने हैं? 11 हैं शिक्षण सूत्र हैं। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने दिया है। तो आप इन सूत्रों को अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना तथा प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो दिया है कि ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा उसका, कि A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? वो योजना बनाना होता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया है, पाठ योजना बनाना। इसमें क्या होता है? ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। पाठ योजना बनाना सबसे पहला पद, उसका शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, और फिर पाठ योजना बनाना। ये चक्र क्या होता है? ये चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। ये चक्र चलता रहता है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। कौन सा शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। तो इसमें जो है कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो वो होता है अन्वेषण।
अन्वेषण जो है अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित करता है। कौन कौन से? तो अन्वेषण, पहला अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक और वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो ये जो है इसके सोपान हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब कब संभव होगा? या जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इन तीन में से इसमें चुनना है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो ए या सी दोनों सही हैं, या ए बी दोनों सही, बी या सी सही, या ए बी सी सही है। कौन सा हो जाएगा? तो ए बी और सी तीनों सही हैं। ये ए बी और सी इसके लिए तीनों सही कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण तभी संभव होगा जब ये तीनों होंगे, ए बी और सी, ये जो दिया है इसमें। यानी क्या होगा कि जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी या स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। और अगला पॉइंट है कि स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। तो ये जब होगा तभी जो है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण संभव होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 16 नंबर प्रश्न है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किस संवेदना द्वारा? तो देखिए, अगर कोई नाम लेकर बुला रहा तो उसको सुनाई दिया होगा, स्वाभाविक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी ध्वनि होगा, ध्वनि जो होगा ये इसका उत्तर हो जाएगा, ध्वनि संवेदना। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात क्या करेगा? वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर है 17 है प्रश्न नंबर कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल। तो अवधि क्या है? तो वो है 2 से 7 साल है अवधि। यानी पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है संवेगात्मक गामक अवस्था, जिनमें जन्म से 2 वर्ष तक, और फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। तो ये 4 जो भागों में इन्होंने इन अवस्थाओं को क्या है? विभाजित किया है, डिवाइड किया है। तो आप लोग इस चारों अवस्थाओं को अच्छे से तैयार कर लेना, और इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया। फिर अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 17 था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर है 18 नंबर है, 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? क्या है? ऑप्शन दिए हैं, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगा भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहते हैं, और जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह क्या होती है? यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है?
संबद्ध है? कौन वैज्ञानिक संबद्ध है इसमें या संबंधित है? अगर बोल दिया जाए संबंधित है तो पैवलो, बिने, चोम्स्की या मास्लो। तो जो ऑप्शन नंबर सी है चोम्स्की, यानी कि नोआम चोम्स्की जो हैं भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। तो ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? किस शीर्षक से? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो वो हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं भूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया और इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं और इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण और 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो किस अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि सी, यानी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। यानी इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि गिरोह अवस्था जो होती है 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है और 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है तथा गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर की पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? औपचारिक संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो वो हो जाएगी मूर्त संक्रियावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे दिया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है और अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। तो इससे इसका एक्सप्लेनेशन होता है 7 से 11 वर्ष तक बच्चा क्या होता है? अंतर व तुलना करना भी सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। तो निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसके जो है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि विषय वस्तु का स्वरूप। जो विषय वस्तु का स्वरूप जो है अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है और अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता और व्यक्तित्वता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो यहाँ से जो दिया है ये सभी जो हैं अधिगम में मनोवैज्ञानिक यानी कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो कौन सा सामाजिक मूल्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सहायतापरक व्यवहार, ये जो है सामाजिक मूल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है और प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि, ये सामाजिक मूल्य हैं। तो इस प्रकार इस पुस्तक में 83 नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं?
किसके उदाहरण है? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वतः बोध के उदाहरण है। यानी कि स्वतः बोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उनके संगत प्रतीत होते हैं। और पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुख प्रविधियां हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण जो है इसकी दो प्रमुख विधियां हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। अगला है फ्रेंड्स, अगला है प्रश्न 26 नंबर है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या एम.एल. बिग्बी। तो किसने कहा है? तो इसका जो है आयोग ने कोई उत्तर नहीं माना है, तो इसके द्वारा स्टार दे दिया गया कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन जो गेट्स व अन्य के हैं, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें जो है ये तो चारों ऑप्शन दे दिए कि यहाँ पर देना चाहिए तो निम्न में से कोई नहीं डी नंबर पे, लेकिन यहाँ दिया नहीं। तो ये कथन जो दिया है वो कथन गेट्स व अन्य का है, तो इस प्रकार इसमें से कोई विकल्प सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो कौन शामिल नहीं है? तो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये जो है प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौड़ नियम दिए हैं जो निम्न है। मुख्य नियम कौन से हैं? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। तो ये 3 मुख्य नियम हैं और इसके जो बाकी 5 गौड़ नियम दिए हैं वो हैं, पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ये 5 गौड़ नियम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन अथवा प्रेरणा। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो किसके अनुकूलन पर देता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किस पे? व्यवहार के अनुकूलन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका व्यवहार का अनुकूलन सही हो जाएगा। और इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। तो इसका जो 28 नंबर प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्या नाम है? दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन या फिर नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। और अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसको? नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी हो गया इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या फिर अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। तो निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो वो हो जाएगी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो आज का एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया है कि योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं हैं। पहला है कि अधिगम अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्योन्मुखी है, और अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है। ये दिए हैं, इसके विशेषताएं दी हैं निम्नांकित।
और अतः यह अधिगम का क्या है, अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। ये उसका हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका CDP वाला भाग था वो कंप्लीट हो गया है। भाग 1 इसके 30 प्रश्न आते हैं आपके CDP से भी। और इसके बाद जो भाषा है आपका, जो फर्स्ट भाषा है लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी, इसके बाद सेकंड भाग में है। तो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो यहाँ तक कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि अन्य लोग भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।